बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। लो जी, बजट गया है और कानों से निकाल दिया धुआं। जो बाहर समझ आ रही है कि महंगाई का एक तूफान जो है वो आने वाला है, लेकिन ज़ाहिर है हुकूमत ने तो कहना ही होता है कि जनाब हम इसको 2 माह में ठीक कर देंगे, 4 माह में ठीक कर देंगे, फलां सब्सिडी उड़ा देंगे, फलां सब्सिडी उड़ा देंगे। इस पर बात करते हैं। टेंशन भी है थोड़ी सी, कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, अच्छी चीज़ें शेयर कर लेंगे गम गलत करने के लिए। बहरहाल ये महंगाई वाला बजट है, मुश्किल बजट है, लेकिन वो माहिरीन कहते हैं कि मौजूदा हालात में जो इक़्तिसादी सूरत हाल है उसमें उन्होंने पूरी कोशिश हुकूमत ने की है। कहना ही हुंदा हुकूमत ने ही कि जनाब के जो निचला तबका है या कम आमदनी वाले लोग हैं उन पे असरात कम हों। छड्डो इन्हां गल्लां नूं, करदे हां इत्ते भी गल, लेकिन ये पहलों ये क्लिप देखो एक। All right, you know, of course, if we are bargaining with our friends. ये कौन साहब हैं और किस बात पे कहका लगा रहे हैं? कहीं खान साहब का, इमरान खान साहब का कोई रूसी सफारतकार तमस्खर तो नहीं उड़ा रहा, या कहका लगा के खान साहब की किसी बात की तरदीद तो नहीं कर रहा? इस पर बात करेंगे आगे जाकर, लेकिन इससे पहले दो छोटी छोटी बातें हैं। एक तो ये कि जो भारत में गुस्ताखी रसूल का वाक़या पेश आया है, उनकी ख़ातून तर्जमान जो है हुक्मरान जमात की, और फिर उनके जो मीडिया के इंचार्ज हैं, उन्होंने सोशल मीडिया के जो हेड हैं, उन्होंने जो गुस्ताखी की, उस पे इस्लामी ममालिक में भी ज़ाहिर है रद्द-ए-अमल आना था, फितरी बात है एक। और भारत के अंदर भी मुज़ाहरे हो रहे हैं और मुसलमानों को दंगा-फ़साद में बदलने की कोशिश की हुकूमत ने, तंग कर रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ, पर्चे-पुर्चे कर रहे हैं। तो इस पे लेकिन इसराइल से भी आवाज़ें आना शुरू हो गई और तवाना आवाज़ें हैं वो। हमें छोटे-मोटे बंदे की गल नहीं हैगी। टाइम्स ऑफ इसराइल, उसमें ऐयान हाज़िक साहब जो हैं, वो लिखते हैं जो वाक़या हुआ है भारत में, ख़ातून ने जो गुस्ताखी की है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, तो वो ये लिखते हैं कि जनाब भारत और इसराइल के तल्लुकात अपनी जगह, ठीक है, हमारे बड़े अच्छे तल्लुकात हैं, लेकिन मज़हब और मज़हबी और रूहानी जो शख्सियात हैं, अकाबरीन हैं, उनकी शान में गुस्ताखी या बदज़ुबानी की इजाज़त नहीं दी जा सकती। और उन्होंने भारतीय हुक्मरानों पर भी तअज्जुब का इज़हार किया है कि वो बजाय इसके कि खुले बंदों या सरेआम या खुली माफ़ी माँगे, इसकी बजाय वो ये कह रहे हैं कि जनाब वो एक ऐसी औरत है जिसे नज़रअंदाज किया जा सकता है, यानी वो कोई जानी-पहचानी शख्सियत नहीं, वो मामूली सी औरत है, कोई गैर मामूली शख्सियत नहीं है, गैर मारूफ है। हालाँकि वो कहते हैं वो तर्जमान है, पार्टी तर्जमान है। टीवी टॉक शो में वो आके बैठ के गुफ्तगू कर रही है और जो हुक्मरान जमात है उसकी हर जगह वो तर्जमानी के लिए मौजूद होती है। तो उसके बारे में ये कह रहे हैं जनाब वो एक ऐसी औरत है, नज़रअंदाज की जाने वाली औरत, इस तरह का उन्होंने कोई। और फिर उन्होंने कहा है कि भारत में अक़लियतों के खिलाफ जो हिंदू इंतहा पसंदी है वो बेकाबू है, बेकाबू हो गई हुई है। और वो कहते हैं कि यही वजह है कि अमरीकी जो वज़ीर ख़ारिजा हैं, उन्हें इस बात का नोटिस लेने पर मजबूर होना पड़ा। भारत में वो कहते हैं कि अक़लियतों के साथ कोई अच्छा सलूक नहीं होता, और ख़ास तौर पे जो ये मुसलमानों वाली बात है, जो मुसलमानों की दिल आज़ारी हुई है, उस पे उन्होंने एक आवाज़ जो है वो बुलंद की है। और सफ़ा अव्वल पे ये ख़बरनुमा मज़मून जो है, ये टाइम्स ऑफ इसराइल ने छापा है। और इससे एक और बात, मुख्तलिफ़ बातों में बहुत सारी बातें जो हैं, खबरें जो हैं वो छुप जाती हैं। बजट आज पेश किया गया और ये एक दिन पहले इनका ट्वीट था कि जनाब देखें, जो ये नूर आलम और राजा रियाज़ वाला ग्रुप है 20-22 बंदों का, उसके अलावा कोई बंदा गया नहीं जनाब वहाँ अंदर अपने ये कहने के मेरा सबब इस्तीफ़ा नहीं दिया या दिया। तो आज एक साहब हैं, वो आज वहाँ पहुँच गए हैं असेंबली में, जिस वक़्त बजट इजलास हो रहा था। तो उनका नाम है मीर खान मोहम्मद खान जमाली साहब। तो वो उस फॉरवर्ड ब्लॉक में शामिल नहीं थे जो सिंध हाउस में बैठा हुआ था, या जिनके बारे में इन्होंने लोटे-लोटे का शोर मचाया था, उनके खिलाफ एहतजाज वगैरह करते-कुरते फिर रहे थे। ये उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने, जो 123 बंदों ने इस्तीफ़े दिए हैं, उसके बाद भी 10-12 बंदे ऐसे थे जिन्होंने इस्तीफ़े नहीं दिए थे। ये उनमें शामिल हैं। और इसका मतलब है कि ये
जो 20 वो हैं और 12-13 ये है, कोई बन जाएंगे कोई 31-32 लोग जिन्होंने इस्तीफे नहीं दिए हुए, वो असेंबली में आना शुरू हो गए हैं। जब वो आए हैं तो शहबाज शरीफ ने खड़ा है होके उनका इस्तकबाल किया और फिर डेस्क डुस्क भी बजाए गए। बहरहाल वो पहला कतरा जो है वो साबित होंगे। बाकी जो 8-9 हैं जिन्होंने इस्तीफे नहीं दिए हुए, उनके बारे में भी ख्याल है कि वो जल्द जो है वो असेंबली में आना शुरू हो जाएंगे। अब जनाब बात है बजट की। आप पहले हंस वाली गल ना दोबारा देख लीजिए है कि मैं कह कल आया उन्हें। You know, of course, if we are bargaining with our friends. अच्छा, बजट के बारे में ज़ाहिर है तबसरे आप देख रहे होंगे मेन स्ट्रीम मीडिया पे, तो वो तो हर तरफ से अपना नुक्ता नज़र पेश करेंगे। कुछ कहेंगे बहुत अच्छा है, कुछ कहेंगे नहीं अच्छा। कुछ लोग तो सोचे समझे बगैर ही तनकीद किए जा रहे हैं कि मुल्की इत्तेफाक के लिए 15 खरब 23 अरब रुपए रख दिया है, तालीम के लिए 109 अरब सिर्फ रखा है। ओ भाई मेरे, तालीम का जो शोबा है ये सूबों के पास चला गया हुआ है 18वीं तरमीम के बाद। ख्याल ये किया जा रहा है जो गैर जानबदार तज्जिया नगार हैं या माहरीन हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये मौजूदा वसाइल में ये अपनी तरफ से बेहतरीन बजट उन्होंने पेश करने की कोशिश की है। कुछ रिलीफ भी दिया है, कुछ टैक्सों में रद्द-बदल भी किया है, जो दर्जाबंदी थी उसमें कोई तब्दीलियाँ की हैं। वो कहते हैं कि ओवरऑल इसका नतीजा मुस्बत निकलेगा आगे जाके। फिर आईएमएफ के वो तरले-शरले मारने हैं और दीगर दोस्त ममालिक से पैसे-वूसे लेने हैं, कर्जा बढ़ाना है, सूद बढ़ना है। सीधी-सी बात है, जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें अगर बेहतरी लानी है, फिर कर्जे तो लेने पड़ेंगे। अगर कर्जे अल्ले-तल्लों में उड़ा दिए जाएँ, तो फिर वो बोझ बढ़ता जाता है। अगर अल्ले-तल्लों में ना उड़ाएँ, कोई उससे बेहतर और तामीरी काम कर लें, तो फिर हालात जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाते हैं। और ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट ये है कि जुलाई में और ये जो कर रहे हैं ना उसमें जुआ खेल रहे हैं डॉलर पे, वो उस उनके लिए ये कि बुरी खबर होगी कि वो कह रहे हैं कि जनाब जुलाई में या जुलाई के एंड में या अगस्त के दरमियान में वो डॉलर जो है वो 185 रुपए पे मुस्तहकम हो जाएगा। यानी उसकी कीमत जो 202 पे पहुंची हुई है वो 185 पे आके रुक जाएगी। अब ये यार शुरू से जब से पाकिस्तान बना है ये हम सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब है। कभी किसी कौम ने नहीं कहा कि जनाब हमारी मईशत मजबूत है। जब वो दरमियान में पहुंचते हैं अपनी हुकूमत के, तब कह रहे होते हैं जनाब आपने खजाना भर दिया है। यूं ही जाने वाले होते हैं, खजाना फिर खाली होना शुरू हो जाता है। खजाना खाली, खजाना खाली। ये एक 24 अप्रैल 1948 के अखबार के एक तराशा मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें जनाब वो कहते हैं कि जनाब पाकिस्तान के बारे में जब बातें हो रही हैं कि दिवालिया होने के करीब है, लेकिन उन्होंने कोई अदाद-ओ-शुमार दिए हैं। वो कहते हैं कि जनाब पाकिस्तान ने जो बरामदात हैं पाकिस्तान की, वो हैं 23 करोड़ रुपए। उस वक़्त की बात मैं कर रहा हूँ। वो कहते हैं कि जनाब दिवालिया होने की बातें की जा रही हैं पाकिस्तान कि दिवालिया हो रहा है, लेकिन अल्लाह खैर करेगा, बेहतर हो रहा है, मामलात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। वो कहते हैं जनाब 22 करोड़ की जो है पाकिस्तान ने बरामदात की हैं। 15 करोड़ रुपए की बरामदात जो हैं वो कराची से हुई हैं और 7 करोड़ की बरामदात चट्टागांग से वो कहते हैं हुई हैं। और वो कहते हैं दरामदात जो हैं वो पाकिस्तान की सिर्फ 9 करोड़ रुपए हैं। और इस तरह जो तवाज़ुन है पाकिस्तान के हक में तजारत का, वो 13 करोड़ रुपए है उनके बकौल। बहरहाल पाकिस्तान ने सर्वाइव किया। ये मुमलकत खुदादाद है, अल्लाह का ख़ास करम है और मामलात इसके चलते रहने हैं और बेहतरी की तरफ जाते रहने हैं। जब तक ये कोई मनहूस चेहरे अगर आ जाते हैं, फिर गड़बड़ हो जाती है। वरना फिर अल्लाह के अल्लाह सत्ते खैर है दुआवां लोगों दी नाल ने। और फिर जो कोई मुस्बत नकात जो हैं, वो जो 2-4 चीज़ें अच्छी हैं। एक तो ये है कि उन्होंने जो इनकम टैक्स था 6 लाख से जो ज़्यादा आमदनी थी या तनख्वाह थी, उसमें उन्होंने अब बढ़ा के 12 लाख कर दी है। यानी कि 1 लाख रुपए जो माहाना तनख्वाह लेने वाला बंदा है, ये 1 लाख रुपए माहाना कमाने वाला जो बंदा है, वो उसको इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तनख्वाहों में 15% इज़ाफ़ा कर दिया, आप सबको पता है। और जो नॉन फाइलर्स हैं, उनके लिए मुश्किलात बढ़ गई हैं। इसके लिए ये ज़रूरी है
कि टैक्स नेट में लाने के लिए, नए फाइलर बनाने के लिए उन पे थोड़ा सा ज़्यादा विद होल्डिंग टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा। अगर वो एक फाइलर जो है वो 1% देता है तो ये 2% देना पड़ेगा। इसी तरह अगर गाड़ी-शाड़ी कोई खरीदता है तो विद होल्डिंग टैक्स जो है, जो जा कह लें जिसे कि पेशगी के तौर पे जो टैक्स लिया जाता है, वो एडवांस टैक्स जिसे कहते हैं, वो ज़्यादा देना पड़ेगा। फिर जो बड़ी गाड़ियाँ हैं 16 सीसी गाड़ियों में भी विद होल्डिंग टैक्स या एडवांस टैक्स जो है वो उन्होंने उसमें इजाफा कर दिया है। सोलर पैनल की जो दरामद है और मकामी मैन्युफैक्चरिंग जो है उस पे सेल्स टैक्स ख़त्म कर दिया गया है। और 200 यूनिट तक जो बिजली गरीब लोग हैं वो खर्च करते हैं, तो उनके पास सोलर पैनल खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, तो उनको आसान शर्तों पे जो कर्जे दिए जाएंगे। और ज़राअत के लिए ट्रैक्टर, ज़रूरी आलात और बीजों की सप्लाई, उस पर जो टैक्स था मौजूदा वो ख़त्म कर दिया गया। सेविंग सर्टिफिकेट्स और पेंशनर्स बेनिफिट अकाउंट जो थे और शोहदा वेलफेयर अकाउंट्स जो थे, उन पे जो मुनाफा था उस पे टैक्स जो 10% लेते थे वो कम करके उन्होंने 5% कर दिया है। और ज़रूरी मशीनरी वगैरह का बता दिया है मैंने। और ग्रीन हाउस फार्मिंग, पौधों को महफूज बनाने वाले आलात, उन पे कस्टम ड्यूटी ख़त्म हो गई है। और ज़रूरी सनतों की जो मशीनरी है उस पर भी कस्टम ड्यूटी भी ख़त्म कर दी गई है। फर्स्ट एड या जो तिब्बी सहूलियात के हवाले से सनतें हैं सामान बनाने वाली, उनका जो खाम माल बाहर से मंगवाते हैं उस पर भी कस्टम ड्यूटी का जो है ख़ात्मा कर दिया गया है। बाकी अल्लाह खैर करेगा जनाब, भुगतना तो पैना हूँ जो भी है, भावें उन्हां दे पा दिओ जाने वालियां ते, भावें इन्हां दे पा दिओ, जो भी है इन्होंने जिम्मेदारी ली है ना हो तो उन्हें संभालन, भुगतन फिर उन्होंने। अच्छा, अब ये जो क्लिप है ना हासे वाला, ये एक दफ़ा दोबारा सुनिए। You know, of course, if we are bargaining with our friends. ये जनाब रूसी कौंसल जनरल साहब हैं जिन्होंने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक दिन पहले। और वहाँ ज़ाहिर खान साहब के चाहने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। और पुरानी हुकूमत ज़ाहिर खान साहब ने इतना प्रोपेगेंडा किया है कि जनाब रूस के साथ मेरा माहदा हो गया था, 30% कम कीमत पर तेल उन्होंने मैं फ़रोख्त करना था, मेरा माहदा हो गया था। उन्होंने एक जलसे में ये बाकायदा ऐलान किया कि जनाब मेरा माहदा हो गया था, ये खुद मुकरे हैं। उन्होंने ये ऐलान जो है ये मुख्तलिफ मौके पे वो कर रहे हैं, करते रहे हैं। और उन्होंने जनाब 29 मई को एक जलसे में भी ये खिताब फरमाया। आप जरा सुनिए जरा ये। तो हमने रूस के साथ 30% कम तेल लेने का मुआहदा किया था, वो इन्होंने खत्म किया। अच्छा, मैं समझा कि जलसा में बंदा जोशे खिताबत में झूठ जाट बोल देता है, थोड़ा बहुत निकल जाता है मुंह से, तो वो कुछ कहना कुछ चाहता है लेकिन उससे अगले ही दिन वो एक इंटरव्यू दे रहे हैं। और इंटरव्यू तो बहुत सोच समझ के दिया जाता है। वहां वो फिर यही बात कर रहे हैं कि जनाब वो हमारी उनके साथ डील हो गई थी, इन्होंने आके वो ये मुकर गए, डील खत्म कर दी। ये भी आप सुन ले जरा। हमने रूस से जब 30% कम पे तेल की डील कर ली थी, इन्होंने आते साथ ही वो कैंसिल कर दी। यानी कि एक सोचे समझे मंसूबे के तहत ये झूठ बोल रहे हैं और धड़ाधड़ झूठ बोल रहे हैं। और फिर आपको पता है कि इनके जो वजीर, मुशीर, तर्जमान, वो खान साहब के मुंह से जो बात निकल जाए, झूठ निकल जाए, उसको फिर वो पक्का करके बयान करना शुरू कर देते हैं। जैसे वो कोई आसमान से उतरी हुई बात है तो वो कहते हैं खान साहब ने कह दिया, ऐसे ही हुआ है। और हमाद अजहर, शौकत तरीन दोनों ने इतना रौला डाला कि जनाब वहाँ हमारे सफ़ीर ने हमें लिखा कि वो कहते हैं जनाब जो बात करके गए हैं खान साहब, तो आप उस पर ख़त लिख दें ताकि वो डील आगे बढ़े। और वो मैंने ख़त लिख दिया था मार्च की पता नहीं आखिरी तारीखों में, 29 मार्च या 30 मार्च को ख़त लिख दिया। और हमने कहा कि जनाब ये सप्लाई जो है जो अप्रैल से शुरू हो जानी चाहिए। इस तरह की बातें। अच्छा, अब ये कौंसल जनरल साहब जो हैं, इनसे ये यही सवाल किया गया कि जनाब वो खान साहब ने तो आपके साथ वो माहदा शादा को कर लिया था तेल शेल का, तो वो कोई ख़त भी लिख दिया था आप लोगों को। उन्होंने कहा नहीं भाई, ये कोई डील नहीं हुई थी, बात हुई थी। और वो कहते हैं ख़त शत भी कोई नहीं लिखा इन्होंने, ख़त वाली बात भी जो है वो हमारे पास नहीं पहुंचा। आपके सफारत खाने में पड़ा हो तो मुझे नहीं पता, वो कहते हैं हमारे पास नहीं पहुंचा। और वो कहते हैं ये जो पेट्रोल वाली बात है, पेट्रोलियम मसनूआत वाली बात, ये तो मिफ्ता इस्माइल भी अब बातें कर रहे हैं कि जनाब वो भी हमारे साथ नेगोशिएशन कर रहे हैं। वो कहते हैं कि
दोस्त ममालिक जो होते हैं, दोस्त जो होते हैं, उनके दरमियान दोस्तों की तरह डील की जाती है। पाकिस्तान हमारा दोस्त है और हम बिजनेसमैनों की तरह या बिजनेस पार्टनर्स की तरह डील नहीं करना चाहते। लेकिन साथ ही एक बात उन्होंने जो की है, जो हुकूमत कह रही है, हमारी मौजूदा हुकूमत भी कह रही है, और हर अक्ल शऊर रखने वाला इंसान जो समझता है कि रूस पर लगी हुई है पाबंदियां, और उन पाबंदियों के पेश नज़र अगर कोई डील शील होती है पाकिस्तान की उनके साथ, जैसे ईरान के साथ वो गैस पाइपलाइन का एक मनसूबा शुरू किया था, वो रुका पड़ा है। वो जरदारी साहब के दौर की बात है। वो भारत पहले भाग गया था, एक पार्टनर भारत तक जानी थी वो लाइन, और दूसरा फिर पाकिस्तान भी चुप करके बैठ गया। वो उनके साथ ईरान वालों के साथ कोई फटे छड्डे भी चल रहे हैं इस हवाले से, कोई पैसे पूसे का लेन देन भी चल रहा है। तो वो ये कह रहे हैं कि जो रूस पर लगने वाली पाबंदियां हैं, उससे पाकिस्तान के साथ हमारी जो तजारत है वो मुतासर हो सकती है। लेकिन ये तो चलो यहाँ तक सीरियस बातें हो रही हैं, जो भी हो रहा है। अब ये है कि उन्होंने कह कहा किस बात पे लगाया, उनका हादसा किस बात पे निकला, हादसे क्यों नहीं रुक रहे उनके। You know, of course, if we are bargaining with our friends, वो हादसा है, तमस्खर है, या जो भी आप कह लें, एक तो उन्होंने क्लियर कर दिया कि भाई जी, ना कोई माहदा हुआ, ना कोई डील हुई। वो कहते हैं दोस्तों के दरमियान गुफ्तगू होती है, फिर माहदा होता है। ना कोई माहदा है, ना ही तहरीरी तौर पे कोई गुफ्तगू है, ना ही कोई खत है। तो फिर ज़ाहिर है वो जो साफ़ी साहब वहाँ थे, वो मैं कह रहा हूँ वो कुछ पता नहीं क्या उगलवाना चाह रहे थे उनके मुँह से। तो उन्होंने कहा जनाब खान साहब की हुकूमत अब गई है चले, तो पहले बातचीत चल रही थी आपकी उनके साथ, तो क्या आप जो मौजूदा हुकूमत है इसके साथ भी वो डील शील कर लेंगे, वो पेट्रोल सस्ता देने देने वाली जो बात है, तो क्या आप इनको भी दे देंगे। ओ भाई, ये इनकी दोस्ती जो है वो पाकिस्तान के साथ दोस्ती का दावा कर रहे हैं, वो किसी फर्द के लिए, वो उन्होंने अपना तेल बेचना है यार, पूरी दुनिया च पाबंदियां लगी हैं, उन्होंने तो मसला बनाया अच्छा खासा है, पैसा हर मुल्क का प्रॉब्लम होंदा। तो बहरहाल उन्होंने फिर इस पे वो हंसे हैं, कह कर लगाया। ऑफ कोर्स वो कहते हैं कि क्यों नहीं यार, वो दोस्त जो हैं आपस में वो उनके साथ फिर डीलिंग होती है, बार्गेनिंग होती है, जो भी होता है। तो वो कहते हैं मौजूदा हुकूमत के साथ भी करेंगे, पाकिस्तान हमारा दोस्त है, तो दोस्त के साथ फिर मामला चलते रहते हैं। ये जनाब उन्होंने जो ये इन्होंने बनाया हुआ था ना, एक तो अमेरिका वालों ने इनकी हवा निकाल दी, और फिर हमारे जो थोड़ी बहुत अक्ल रखने वाले लोग हैं, उन्होंने भी खान साहब के वो अमेरिका वाले बयानियों को तो समझ लें कि आप हवा में उड़ा दिया हुआ है, उसमें कोई सदाकत है नहीं, ना सदाकत रह गई है। अस्करी इदारों ने, दीगर इदारों ने सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा, सुप्रीम कोर्ट ने कोई कार्रवाई नहीं की, जनाब इस पर इंक्वायरी बना दें, इंक्वायरी कमीशन बना दें, और बंदयाल साहब तुम खुद ओदी हैड बन के ओदी इंक्वायरी करो। सदर ने भी खत लिखा, इमरान खान ने भी खत लिखा, लेकिन वो कोई ज़ाहिर उसमें कोई जान होता है। और ये जो रशिया के साथ सौदेबाजी वाली बात थी कि मैं सस्ता पेट्रोल ले आ रहा सी इथों, इंडिया सस्ता ले रहा, इंडिया ने बड़ा सस्ता काम किया है, पाकिस्तान की बड़ी महंगाई है पेट्रोल दी, मैं ये कर दिया, मैं वो कर दिया। वैसे मैं IMF की बात नहीं मान रहा था, मैंने IMF के कहने के बावजूद पेट्रोल सस्ता कर दिया, महंगा नहीं किया। मुझे फ्रीज कर गए थे, जिनको ये कहते हैं कि ना बरूदी सुरंगें बिछा गए हैं। और शेख रशीद साहब भी इस तरह की कोई बातें छाते उन्होंने भी की हैं कि यार यार गल तो ठीक है, बरूदी सुरंग वाली गल है, मुसीबत च पाता हो इन्हों जान लगे ने सी। अब रूसी कौंसल जनरल साहब कहते हैं कि पाकिस्तान हमारा दोस्त है, और दोस्तों के साथ ये बातचीत चलती रहती है, सौदे सौदे होते रहते हैं, लेने देने की बातें होती रहती हैं। तो वो कहते हैं कि जो सस्ता पेट्रोल है या पेट्रोलियम मसनूआत हैं, वो फराहम करने के लिए हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। इसमें क्या ऐसी कोई, यानी उन्होंने समझा कि ये क्या सवाल हो गया है, ये कहा होगा उन्होंने, या कहका लगाने का और मतलब तो मुझे समझ नहीं आ रही। या फिर वो पाकिस्तान के साथ एक खुशी का और दोस्त होने का वो इजहार कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि जनाब वो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, तो करें शुरू, बिस्मिल्लाह करें, कोई मसला नहीं। लेकिन वो हमारे ऊपर आलमी पाबंदियाँ हैं, वो अगर ये गलत लगी हुई हैं, लेकिन फिर तजारत तो जो है वो मुतासर होना ही है। बहरहाल ये जो उनके कौंसल जनरल साहब हैं, उन्होंने कह लगा के सारा बयानिया खान साहब का, हमाद अजहर का, शौकत तरीन का, PTI के तर्जमानों का, कि सस्ता पेट्रोल महदा हो गया था, ऐसे हवा में उड़ा दिए।
अब खान साहब ने बात नहीं आना, ये देख लीजिएगा, खान साहब ने ये कौंसल जनरल का मुतालबा कर देना है कि जैसे वो कह रहे थे ना कि डोनाल्ड लू को निकालो, जो जिसने धमकी दी जनाब या साजिश तैयार की पाकिस्तान में मेरी हुकूमत के खिलाफ, तो अब इन्होंने कौंसल जनरल के पीछे बढ़ जाना है। किसको निकालें, इसको पता ही नहीं, ये इसको क्या पता कौंसल जनरल कितना का बड़ा अफसर होता है, वो एक छोटा सा बंदा होता है जनाब। मेरी वहाँ डायरेक्ट बात हुई, मेरी पुतिन से बात हुई, और सफीर तो पूछो, फलाने तो पूछो, ये करो वो करो, इन्होंने एकदम रौला शौला डाल देना है और मिट्टी डालने की कोशिश करनी है। लेकिन मीडिया ने इसको जो जो है ना मिट्टी वो पड़ी नहीं रहने देनी, वो कभी न कभी उठता रहना है। अच्छा यार, एक हास्य वाली गल फिर सुनो एक दफ़ा। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।